नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस और पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करी जा रही है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पर हमारा सुभाष चंद्र बोस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी नहीं है, उनका जन्म दिवस नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जानेंगे इस वीडियो में। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए और इवन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, जो कि आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में रूबरू करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग कंटेक्स्ट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिया गेट पर एक होलोग्राम वो इंस्टॉल करवाया। होलोग्राम दोस्तों क्या होता है? ये किसी प्रकार की स्टैचू मूर्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि लाइट 3 डायमेंशनल इमेज से जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो एक फिगर जो बनकर आता है लाइटों के थ्रू, तो जिसको टच नहीं करा जा सकता, लेकिन लाइट्स वो एक ह्यूमन फिगर क्रिएट कर देती है, उस चीज़ को हम लोग होलोग्राम कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम ये इंडिया गेट पर इंस्टॉल करवाया। और बाद में उनका ऐसा कहना था कि इस फ्रीडम फाइटर के लिए, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, बहुत ही जल्द एक विशाल स्टैचू वो इंडिया गेट के पास इंस्टॉल करा जाएगा। भारत की सरकार ने देखिए दोस्तों ये डिसाइड करा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है इंडिया गेट पर इसलिए इंस्टॉल करा जाएगा क्योंकि एक तरीके से हम लोग रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। इस साल यानी कि 2022 में उनका 125वां यानी कि 125th बर्थ एनिवर्सरी वो मनाई जा रही है। और ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है दोस्तों, इसको हम लोग पूरे साल इस सुभाष चंद्र बोस जी के इस बर्थ एनिवर्सरी को पूरे साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। ये साल हमारे देश का 75th इंडिपेंडेंस डे वो मनाया जा रहा है। हमारे आज़ादी को 75 साल वो पूरे हो जाएंगे। तो उसी खुशी में हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 125th बर्थ एनिवर्सरी वो पड़ रही है। तो उसका पूरे साल एक तरीके से कार्यक्रम आयोजित करे जाएंगे। और उसी का ये एक पार्ट है कि अभी करंट सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका होलोग्राम इस्टेब्लिश करवाया और बाद में ग्रैंड स्टैचू स्टैचू उसको स्थापित करने की बात करी गई है सरकार के द्वारा। अब दोस्तों, हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बेसिक एस्पेक्ट, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके आइडिया से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जो लड़ाई थी, सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन उनके लिए फ्रीडम कोई वन डायमेंशनल फ्रीडम नहीं थी कि फ्रीडम का मतलब उन्होंने कह दिया ये एक वर्ड है मैं बोल रहा हूँ और इसका मतलब होता है फ्रीडम, इसका मतलब होता है आज़ादी, इसका मतलब होता है लिबर्टी। ऐसा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग फ्रीडम एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसमें 3 टर्म्स वो आती हैं। उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम भी होना चाहिए, सोशल फ्रीडम भी होना चाहिए और इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना चाहिए। वो अपनी विचारधारा में एक बात को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करते थे कि समाज में अगर कोई परिवर्तन आ रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स आ रही है और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की अगर कोई पर्सन मांग कर रहा है, तो वो कहते थे ये दोनों टर्म्स हद से ज़्यादा आपस में रिलेटेड हैं कि नेशनल फ्रीडम रियल सेंस में तभी है कि समाज की जो व्यवस्था अभी तक चली आ रही है, अगर वो चेंज हो सके, सोशल रिफॉर्म्स उसको लाया जा सके, हम लोग डाउन ट्रोडन सोसाइटी का भला कर सके, रियल सेंस में वो आज़ादी होगी, ना कि अंग्रेज वो सिर्फ भारत को छोड़कर चले जाएं और बाद में फिर रिच क्लासेस वो गरीब लोगों का शोषण करें। वो आज़ादी नहीं होगी, वो फ्रीडम नहीं होगा, ऐसा इनका मानना था। और इनके ये वाले जो विचार हैं, इनके ये जो आइडियाज़ हैं और इन विचारों के आधार पर इन्होंने काम करा, ये सारी एक्टिविटीज़ का प्रूफ हमें इनकी इंडियन नेशनल मूवमेंट की लड़ाई से वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब और बात करते हैं और इनके एस्पेक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का शिक्षा को लेकर क्या विचार था, यानी कि एजुकेशन को लेकर ये क्या मानते थे। उनका ये मानना था बेसिक एजुकेशन उसका जो ग्राउंड, उसकी जो जड़ एग्जिस्ट करती है, वो नेशनल और देश के कल्चरल कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि देसी एजुकेशन के ऊपर अगर पर्सन की पकड़ हो, अपने देश के बारे में अगर असली ज्ञान हो, अपने देश के कल्चर के बारे में अगर असली ज्ञान हो, तो वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा हायर एजुकेशन के लिए और फिर वो
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की झिझक जो है वो महसूस नहीं होगी, ऐसा उनका मानना था कि शिक्षा का जो बेस है वो हमारे देश से शुरू होना चाहिए और उसके बाद इतनी मजबूत पकड़ आपका ज्ञान जो है वो इतना फैला हुआ हो अपने देश के बारे में, अपने देश के कल्चर के बारे में, कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, मतलब आपका जो इस देश के बाहर जो भी ज्ञान होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि कंट्री के बाहर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में जो ज्ञान है आपका और ज़्यादा वाइड होता चला जाएगा अगर आप पहले अपने देश के बारे में A to Z पकड़ बना लेते हो। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि फर्स्ट एजुकेशन शुड बिगिन फ्रॉम द कंट्री ओनली। फिर अगर हम लोग बात करें कि उनकी राय क्या थी कि हमारे देश का विकास हो कैसे सकता है या किसी भी देश का विकास कैसे हो सकता है, तो देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये मानते थे कि सोशलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते थे कि सोशलिज्म मतलब क्या, कि जो भी अगर इकोनॉमिक प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, मतलब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन में जानते होंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन होते। तो इनका यह मानना था कि सारी जिम्मेदारी जो है ना वो स्टेट की है, यानी कि सरकार की है। तो ये नेशनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। नेशनल प्रोडक्शन को इंक्रीज होने के बाद जो भी रिसोर्सेज हैं उसका सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि रिच जो हैं सिर्फ वही रिसोर्सेज को समेटते चले जा रहे हैं और जो पुअर लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, नहीं, पुअर शुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा इनका मानना था। इनका ये मानना था कि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको एक हेल्दी, सेल्फ कॉन्शियस और पब्लिक स्पिरिटेड कॉर्पोरेट बॉडी की तरह जो है अपने आप को ग्रो करना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, कि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी जो भी अपना क्या कहते हैं बिजनेस करे और प्रॉफिट करे, तो वो प्रॉफिट जो है इक्विटेबल तरीके से उसका सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसका जो बेनिफिट है वो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, औरतों तक, गरीब लोगों तक, हर किसी तक पहुंचना चाहिए। तो ये इनका मानना था कि जब ऑलराउंड वेलफेयर होगी और किसी भी नेशन में, मतलब हमारे देश में किसी भी एस्पेक्ट में अगर ग्रोथ होती है तो उसका जो परिणाम है अगर वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है तब नेशन प्रोग्रेस कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा, ऐसा इनका मानना था। अब इन्होंने सोशल प्रोग्रेस मतलब सोसाइटी जो है अपने आप को कैसे बदल सकती है और सोशल प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, इसके बारे में इन्होंने जो अपने आइडिया दिए, तो इनके आइडिया की मेन जो एक लहर है जो हमें देखने को मिलती है, इनका कहना था कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करा जा सकता, लेकिन डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर और डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में एक दूसरे के ओपिनियन के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब है एक दूसरे के डिफरेंसेस को, ओपिनियन को, विचारधारा को वो टॉलरेट करना सीखें। हमारे देश में जो भारतीय हैं, जो अलग अलग एथनिसिटी, कास्ट, जेंडर, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो उनका ऐसा मानना था कि जब कोई पर्सन जो है डिफरेंट, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो कास्ट ए से है और दूसरा पर्सन कास्ट बी से है, उनका ऐसा मानना था अगर दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को जो है टॉलरेट करना सीखेंगे तो ये एक सिंबल होगा कि हाँ, दोनों पर्सन्स के अंदर, दोनों कम्युनिटी के अंदर एक तरह की मैच्योरिटी एग्जिस्ट करती है। तब कह सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना ये था कि जब आप दूसरों के विचारों को टॉलरेट करना सीख जाते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ, हमारा देश और हमारे देश के लोग जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं। वो ये चाहते थे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारे देश में जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर पाएँ, अच्छी हेल्थ उनको प्राप्त हो, बेसिक नॉलेज वो गेन कर पाएँ और एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिले और सारे लोग मिलजुल कर पीसफुली और भाईचारे के रूप में जो हैं वो रहें। उनका ऐसा मानना था कि देश के लोगों का एक क्रिएटिव स्पिरिट जो है वो दिखना चाहिए सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में और कमर्शियल लाइफ में। उनका ऐसा ये भी मानना था कि समाज को, हमें अपने भारतीय समाज को जो है बाहर निकालने की आवश्यकता है, जो उसका नैरो माइंडेडनेस जो एग्जिस्ट करता है इंडिया में और इनइक्वालिटी यानी कि असमानता जो एग्जिस्ट करती हैं, उससे हमें अपने देश को आज़ाद करवाना होगा, बाहर निकालना होगा। इनका रिलीजियस विजन क्या था, यानी कि धर्म को लेकर इनका क्या सोच और क्या विचार था इनका ऐसा ये मानना था कि एक पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअली तभी डेवलप कर सकता है अगर वो फ्री हो किसी भी गलत धारणा से, गलत बिलीफ से, भ्रम ना पाले वो अपने दिमाग में, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरस्टिशन। और एक टर्म दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने ये भी कहा कि एक पर्सन जो है वो आज़ाद होना चाहिए बाइगॉटरी से। बाइगॉटरी का सिंपल सा मतलब होता है कट्टरवादीपन।
आपको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, बायसनेस नहीं रखनी चाहिए कि मेरा ही धर्म जो है वो सुपीरियर है, मेरी कम्युनिटी सुपीरियर है, मेरी क्लास ही सुपीरियर है। आपको अभी हमने पढ़ा था कि टॉलरेशन ऑफ डिफरेंसेस, तो रिलीजन के मामले भी इन्होंने ये कहा कि आपके जो विचार हैं, आप अपने धर्म के प्रति अगर कुछ विचार रखते हो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के धर्मों के भी विचारों का सम्मान करना आप सीखो। इन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई कोई भी हो, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो यूनाइट हो सकते हैं। और इन्होंने उनकी यूनिटी के लिए, उनके हारमोनियस को एग्जिस्टेंस के लिए कि सारे लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, इनका एक स्लोगन था यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस। ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहो, विश्वास रखो हर धर्म के आए हुए लोगों पर, उनके धर्म से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। और अगर आपको कभी भी सही चीज़ के लिए जो सेक्रीफाइस अगर करना पड़े तो आपको वो बिल्कुल करना चाहिए। फिर आपको उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये पर्सन तो मेरे धर्म का है ही नहीं, मैं इसके लिए क्यों सेक्रीफाइस करूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर धर्म से जो है अच्छी बातें जो है सीखनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। फिर अगर हम लोग बात करें कि इनका क्या मानना था कि सोसाइटी में जो जनता है उसका भला कैसे हो सकता है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंफेसाइज करा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए हमारे देश के अंदर। लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो आएँ ताकि ज़मींदार जो हैं वो पुअर पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। फिर उनका ये मानना था कि जो पुअर पीजेंट्स होते हैं उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पैसा मिलना चाहिए ताकि वो भी खेती बाड़ी कर सकें। इन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर और कल्टीवेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कि उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी एम्फसाइज करा। फिर इनका ऐसा मानना था कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है वो एक मॉडर्न लाइन पर और सोशलिस्ट लाइन पर जो हो वो क्या कहते हैं ग्रो करे, और ग्रो इस प्रकार से करे कि जो इकोनॉमिक रीजनरेशन हो, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो वो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मार्जिनलाइज सेक्शंस जो होते हैं, जैसे ओल्ड पीपल हो गए, जो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिनका शोषण होता है, उनका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए। तो ये इनका मानना था कि अगर ये सारे स्टेप्स जो हैं अगर स्टेट में फॉलो करे जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट लाइन पर अगर एक स्टेट चलता है जिसमें सब कुछ जो हो गवर्नमेंट डिसीजन ले, जो स्टेट हो वो वेलफेयर स्टेट बने, तब जाकर जनता की भलाई हो सकती है, मासेस का वेलफेयर हो सकता है। ठीक है, और एस्पेक्ट जानते हैं इनके। जेंडर के बीच में डिफरेंसेस ना हो, ऐसा सिर्फ ये बोलते नहीं थे बल्कि इन्होंने करके भी दिखाया। जो इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी जो फाइंड करी उसमें जो है जेंडर को लेकर, मेल एंड फीमेल के सेक्स को लेकर जो है जेंडर पैरिटी रहे, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल लेट करा था। उस जमाने में इन्होंने एक फीमेल रेजिमेंट जो है वो बनाई थी जिसको नाम इन्होंने दिया था रानी झांसी रेजिमेंट। तो ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था और ये 200 फिल्म्स के अंदर भी फैक्ट आ सकता है आपको बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर कि ये रानी झांसी रेजिमेंट जो है ये कौन से नेशनल लीडर ने क्रिएट करा था। तो ऑप्शंस आ सकते हैं आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर इन्होंने कल्चर के ऊपर क्या बोला, इन्होंने बोला अगर कल्चर के डोमेन की बात करें तो इंडिया को जेन्युइन पोएट्स, पेंटर्स, स्कल्पचर, हिस्टोरियंस, फिलोसफर्स, इकोनॉमिस्ट, इन सब की आवश्यकता है। ठीक है, कि ये जो पेंटर्स, स्कल्पचर्स वगैरह जो हों, इनमें एक हमें स्पिरिट देखे, एक भावना देखे कि साइंटिफिक रिसर्च करने की, और इनका जो टैलेंट हो वो रियल क्रिएटिव टैलेंट हो। हमारे देश में टैलेंटेड पर्सनस की जो है और ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, कंक्लूजन में दोस्तों हम इतना कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने जो है कि वेलफेयर स्टेट के ऊपर, मतलब सोशलिज्म के ऊपर और पेट्रियाटिज्म के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करा, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और वो कई सारे नौजवानों के खून में जो है इस तरह की धारणा जो हमें देशभक्ति की और सोशलिज्म की के रियल जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन करने की, जो बेनिफिट्स है डिस्ट्रीब्यूशन करने के, वो पावर जो है सरकार के पास होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश आज भी जो है डेवलपिंग लाइन पर है, डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी, डेवलपिंग कंट्री है। तो उस लिहाज से जो फ्रूट्स हैं डेवलपमेंट के वो सब में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर जा सके, तो गवर्नमेंट से अच्छा डिसीजन इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं ले सकता, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना था। इन्होंने औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करा, उनको जगह दी इंडियन नेशनल आर्मी में। जैसे कि हमने देखा रानी झांसी रेजिमेंट इन्होंने बनाया, सारे कास्ट और सारे क्लासेस के बीच में असमानताएं जो है वो खत्म हो, इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने काम करा। इन्होंने इक्विटी, इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम करा, और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा आने वाले टाइम के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए।
ठीक है दोस्तों। अब जो भी है हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल एस्पेक्ट से समझा। आपको आई होप अलग अलग एरियाज़ में उनके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी या फिर डिफरेंट आइडियाज़ और जो उनके विचार थे वो क्या थे, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये आपको अटेंड करना है। 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर जो है वो देना है। क्वेश्चन देखिए, नेशनल फ्रीडम और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कोर कंपोनेंट थे। आपको डिस्कस करना है जो भी अप्रोच सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनाई इनको अचीव करने के लिए। किनको अचीव करने के लिए? नेशनल फ्रीडम और नेशनल कंस्ट्रक्शन को अचीव करने के लिए, जो कि कोर आइडियोलॉजी थे सुभाष चंद्र बोस जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कोर कंपोनेंट से, उसको अचीव करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या कदम उठाए। इसका आंसर जो है आपको 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको 250 वर्ड्स में इस चीज़ का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर से इसका आंसर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों इस डिस्कशन में आपको मजा आया होगा। इसी तरीके से और करंट एस्पेक्ट जो भी न्यूज़ में चल रहे होंगे उसका हम बेसिक बैकग्राउंड जो है मेंस के लेवल से हम लोग उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।